ना चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट आई है, मैं बोलूँ थोड़ा चेंज हो गया है। तो चैप्टर 4 है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड बिजनेस ग्रोथ, चैप्टर 4। तो पहला है पहले कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस एक ये टिक कर लेना। During the time of Emperor Chandragupta Maurya, the greater intellectual guru of Emperor चाणक्य ने पब्लिक पॉलिसी बनाई थी स्टेट के लिए। तो जब एम्परर चंद्रगुप्ता मौर्य हुआ करते थे, उनके गुरु थे चाणक्य, उन्होंने पहली बार ये पब्लिक पॉलिसी बनाई थी कि लोगों का भला कैसे किया जाएगा। उन्होंने एक बुक बनाई थी अर्थशास्त्र, जो कि पब्लिक पॉलिसी के ऊपर थी। फिर जब अशोका, ड्यूरिंग द टाइम व्हेन अशोका द ग्रेट रूल्ड मगध, उसने पॉलिसी पीस और हारमनी की लेकर आए थे। तो जो अशोका थे वो उन्होंने पीस और हारमनी वाली पॉलिसी लेकर आए थे। ये ओल्ड बुक्स में नहीं होगा। ओके। ऑन द अदर हैंड जो गुप्ता थे, उन्होंने बहुत सारी पॉलिसी, टैक्सेस के बारे में बताया, ट्रेड के बारे में बताया, वॉरफॉर के बारे में बताया। इन दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत स्ट्रिंजेंट टैक्स के बारे में बताया। वेयर एज ड्यूरिंग द अकबर द ग्रेट, अब लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस, जो ज़मीन के लैंड रिफॉर्म बने गए थे, दे वर इंट्रोड्यूस अंडर लीडरशिप ऑफ टोडरमल। हल्की सी ये थ्योरी पढ़नी है हमें। नेक्स्ट पे आ गया, नीचे लिखा हुआ है जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था वो 1951 में आया था। पहले ना जो भी गवर्नमेंट काम करती थी, फर्स्ट मतलब 5 ईयर प्लान, मतलब ऐसे बनते थे, 5 सालों के प्लान बनते थे। अब ये ख़त्म हो गया है, अब नीति आयोग आ गया है इसकी जगह। पहले 5 ईयर प्लान हुआ करता। तो पहला 5 ईयर प्लान था वो 1951 में लॉन्च हुआ था, इतना याद कर लेना, वो 1951 में लॉन्च हुआ था पहला 5 ईयर प्लान। प्लानिंग कमीशन पहले संभालती, अब नीति आयोग संभालते सारे काम। अब इसके बाद हमें कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं 50s और 90s के। हमें कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं 50s के और 90s के। 50s, मिड 50s में देयर वाज मिक्स्ड इकनॉमी, सब कुछ पब्लिक सेक्टर संभालता था। पर आपका 1990 के बाद सब कुछ कैपिटलिस्ट, सब कुछ प्राइवेट लोग संभालते हैं। और बुक्स में नहीं है तो परेशान ना हो, आपको नोट करना है। वेरी गुड। मिड 50s में मिक्स्ड इकनॉमी, सब कुछ पब्लिक सेक्टर संभालता था, अब सब कुछ कैपिटलिस्ट इकनॉमी संभालती है। पहले इकोनॉमिक प्लानिंग हुआ करती थी, जो गवर्नमेंट को अच्छा लगता वो प्लानिंग होती थी। अब मार्केट मैकेनिज्म होता है, जो मार्केट बोलेगी वैसे काम को संभाला जाएगा, जो कस्टमर बोलेंगे वैसे। पहले क्लोज्ड इकोनॉमिक पॉलिसी थी, मतलब हम खाली अपने देश तक रिस्ट्रिक्टेड थे। अब ओपन है, हम अपने देश के बाहर भी जा चुके हैं। पहले हम जो अपनी बहुत ज़्यादा सक्सेस पाते थे, बहुत ज़्यादा हाइट जो हम बहुत ज़्यादा सक्सेस कमाते थे, वो वाया पब्लिक सेक्टर कमाते थे। और अब दोनों चीज़ें हैं, प्राइवेटाइजेशन भी है और पब्लिक सब कुछ है। पहले रेगुलेशन एंड कंट्रोल ज़्यादा था, अब लिबरलाइजेशन हो गया, हर चीज़ बड़ी ईजी हो गई है। तो थोड़ा डिफरेंस दे रखा है मिड 50s में और 1990s में, ये पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आ गया ये इकोनॉमी पॉलिसी का चार्ट पढ़ लेना है यार। इकोनॉमी पॉलिसी 3 टाइप की होती हैं, तो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी और इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, 5 टाइप की होती हैं। पांचों याद करने कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर पूरा चेंज हो गया, आप अपनी बुक में मत देखना, परेशान हो जाओगे। फिर इसके जीडीपी, इन्फ्लेशन, टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, ये 5 सबसे बड़े मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो कोई पूछे ना 5 ऐसे इंडिकेटर जो बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, तो वो जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, टैक्स रेट है, इंटरेस्ट रेट है, एक्सचेंज रेट है। ये 5 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं।
अब अगले पेज पे ना आपको चार्ट दिया हुआ है। अगर जीडीपी राइज हो रहा है मतलब इकोनॉमी में ऑप्टिमिज्म है, अच्छा पॉइंट है, ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है, हाई डिमांड की एक्सपेक्टेशंस हैं। इन्फ्लेशन अगर मॉडरेट है, कम है, तो हमें उम्मीद है कि प्रॉफिट ज़्यादा होगा। टैक्स कम है तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है, इंसेंटिव है। इंटरेस्ट का रेट लोअर है तो लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स है। फॉरेन एक्सचेंज मॉडरेट है तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए प्रोटेक्शन है। तो ये सब कुछ नई बुक में आ गया, ये आपको पढ़ना है पक्का। हमारी पूरी पॉलिसी बनती कैसे है, पॉलिसी फॉर्मुलेट। पहले हम पॉलिसी का कंटेक्स्ट बनाते हैं उसका कंटेंट बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन आते हैं, इंस्ट्रूमेंट आते हैं, फिर मार्केट। ये आपको पूरा पढ़ना है कि पॉलिसी फॉर्मुलेट कैसे होती है। पहले पॉलिसी कंटेक्स्ट, पॉलिसी कंटेंट, इंस्टीट्यूशन, इंस्ट्रूमेंटल एंड मार्केट पार्टिसिपेंट। अब गवर्नमेंट ने कुछ कुछ पॉलिसीज़ बनाई, टाइप्स। मैं अभी बोल रहा हूँ कि चैप्टर ना पूरा ही प्रिंट करवा लेना, वो ज़्यादा अच्छा है। आप कुछ पढ़ने कराओगे तो ढूंढते रहोगे, उससे अच्छा तो ये है। गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई। पहली बनाई प्रोटेक्टिव पॉलिसीज़। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्टिव पॉलिसीज़? प्रोटेक्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टिव पॉलिसी बनाई फॉर द बिजनेसेस सो दैट दीज में सस्टेन देमसेल्फ एंड ग्रो। इससे लोग अपने आप को सस्टेन कर पाएँ और ग्रो कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ मिड 50s में मल्टीनेशनल कंपनी एंट्रियाँ नहीं कर सकती थी, अब ये एंट्री कर सकती हैं पक्का। तो प्रोटेक्टिव पॉलिसी में बाहर वाली इंडस्ट्रियाँ इंडिया सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर पाती थी, अब कर सकती हैं। तो पहले कुछ पॉलिसी है प्रोटेक्टिव पॉलिसी। सेकंड क्या है? रिस्ट्रिक्टिव। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई थी। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी का मतलब टू कर्ब अ बिजनेस, कर्ब मतलब रोकना किसी बिजनेस की ग्रोथ को। जो चीज़ें डेट्रीमेंटल हैं, हार्मफुल। डेट्रीमेंटल वर्ड का मतलब क्या है? जो चीज़ें हार्मफुल हैं लोगों के इंटरेस्ट के लिए, उसके लिए क्या बनती थी आपकी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ अ फर्म इनटू अ मोनोपोली और अ डोमिनेंट पोजीशन माइट एंडो इट विद इकोनॉमिक पावर सच दैट वो कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे हायर प्राइस चार्ज करके। इसलिए MRTP एक्ट खत्म हो गया था और क्या आ गया था आपका कंपटीशन एक्ट पक्का। तो पहले बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी जो गवर्नमेंट को लगता था डेट्रीमेंटल है, हार्मफुल है लोगों के लिए, उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। जैसे मोनोपोली था, MRTP एक्ट था जहाँ मोनोपोली को एनकरेज करते थे, अब वो पॉलिसी खत्म हो गई और CCI आ गया है। थर्ड, गवर्नमेंट ने बहुत सारी रेगुलेटरी पॉलिसीज़ बनाई जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। इसी के लिए गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बनाई, विद द मिनिस्ट्रीज, DGFTs बनाई और सम एंटिटीज़ बनाई। जैसे RBI बनाई जो कि पैसे को रेगुलेट करेगा, फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करेगा। सेबी बनाई जो कैपिटल इक्विटी बॉन्ड को, डेरिवेटिव मार्केट को कंट्रोल करेगा। IRDA बनाई जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को संभालेगा। तो बहुत आपको ये याद करना पड़ेगा बेटा, प्रोटेक्टिव पॉलिसी कौन सी हो गई कि मल्टीनेशनल कंपनीज आ नहीं सकती। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी कौन सी हो गई? MRTP एक्ट वगैरह। रेगुलेटरी पॉलिसीज़ कौन सी हो गई? जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बनाई गई, DGFT बनाई गई, RBI बनाई गई, सेबी बनाई गई, IRDAI बनाई गई। और लास्ट क्या है? फैसिलिटेटिव या फिर डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई गई। ये पूछ लेगा आपसे फैसिलिटेटिव का दूसरा नाम क्या है, तो फैसिलिटेटिव का दूसरा नाम क्या है? डेवलपमेंटल पॉलिसी। दे आर द वन जो किसी एक्टिविटी को फैसिलिटेट करती हैं। इनका काम इनके नाम में ही है, ये डेवलप करती हैं किसको? MSME को, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, ये उनको लोन पकड़ाती है कम इंटरेस्ट रेट पे। तो गवर्नमेंट ने ऐसी कुछ पॉलिसीज़ बनाई। फिर गवर्नमेंट ने बाकायदा NSDC को बनाया जो कि लोगों की हेल्प करेगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि गवर्नमेंट की हेल्प करेगा। तो पीछे याद कर लेना कौन कौन सी प्रोटेक्टिव पॉलिसी हैं, कौन कौन सी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी हैं, कौन कौन सी रेगुलेटरी पॉलिसी हैं, कौन कौन सी डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ हैं। नेक्स्ट आ गया। अब आगे लिबरलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है? हर चीज़ बहुत लिबरल हो गई है, बहुत इजी हो गई है। कहता है लिबरलाइजेशन का मतलब है रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं।
अब देखो इधर, पहले 18 इंडस्ट्री, पहले लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर के लिए थी, पहले ऐसी 18 इंडस्ट्रीज थी जो कि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के पास रहेंगी, पर अब केवल 3 रह गई हैं। वो डिफेंस एयरक्राफ्ट, मतलब डिफेंस एयरक्राफ्ट वॉरशिप एक हो गया, एटॉमिक एनर्जी एक हो गया और रेलवे ट्रांसपोर्ट एक हो गया। पहले 18 इंडस्ट्रीज थी जो कि पब्लिक सेक्टर के पास थी, अब केवल 3 रह गई हैं। बस और कुछ मत पढ़ना। नेक्स्ट पेज पर आ गया, प्राइवेटाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन? हर चीज प्राइवेट हैंड्स में आ गई है। इसके ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब जो प्राइवेटाइजेशन है उसके 4 तरीके हैं। पहला क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट। एक वर्ड होता है इन्वेस्टमेंट, जब कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है उसे बेचना। पहले हर जगह गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करी हुई थी और गवर्नमेंट अपने शेयर्स को बेच दिया प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। सेलिंग अ पोर्शन ऑफ ओनरशिप इन अ पब्लिक एंटरप्राइज टू अ प्राइवेट पार्टी। गवर्नमेंट ने अपनी ओनरशिप प्राइवेट लोगों को बेच दी है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? डिसइन्वेस्टमेंट। सेकेंड है डेलीगेशन। गवर्नमेंट ने अपना काम नीचे डेलीगेट कर दिया है। कहता है गवर्नमेंट अभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड करती है, बट पार्शियली उसने कुछ चीज़ें, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट वगैरह नीचे डेलीगेट कर दिया है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेंचाइजी, ग्रांट एक्सेट्रा। तो एक वर्ड क्या आ गया? डिसइन्वेस्टमेंट, जहाँ गवर्नमेंट अपने स्टेक को बेच दिया है। एक डेलीगेशन, अपने काम को नीचे डेलीगेट कर दिया है। एक वर्ड आ गया डाइवेस्टमेंट, प्राइवेट वालों के हाथ, प्राइवेट वालों के हाथ, मतलब इस हम पढ़ी कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन। पहले सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था, अभी सब बेच के सब कुछ प्राइवेट हैंड्स में है। अथॉरिटी ट्रांसफर करी है, मतलब काम प्राइवेट हैंड में पकड़ा दिया, ओनरशिप अपने हाथ में ही है। सर अगर 20% अगर उन्होंने ट्रांसफर किया, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया। इन्होंने बोला कि बहुत सारे शेयर पकड़ा दिए, ऐसा नहीं बोला कि कितने शेयर, बहुत सारे पकड़ा दिए, चाहे वो 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 50। अभी आगे बोलेगा मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट के हाथ में, बाकी प्राइवेट के हैं, पता ना कुछ भी बेच दिया। डाइवेस्टमेंट का मतलब है पार्शियल ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में है, बट मेजॉरिटी स्टेक प्राइवेट एंटिटी को बेच दिया, इसको हम बोलते हैं डाइवेस्टमेंट। मेजॉरिटी स्टेक आज भी गवर्नमेंट के हाथ में, पर कुछ स्टेक मतलब सॉरी गवर्नमेंट का कुछ ही स्टेक है, उन्होंने मेजॉरिटी स्टेक लोगों को बेच दिया। फोर्थ क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब जो गवर्नमेंट है उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। जैसे पहले MTNL और BSNL हुआ करते थे खाली फ़ोन में, अब सब कुछ किसका? एयरटेल, अब जियो इनके हाथ में आ गया है। तो कहता है द प्राइवेट एंटरप्राइज एक्सपेंड हो गई, उन्होंने गवर्नमेंट को हटा दिया, मोनोपोली वगैरह गवर्नमेंट की ख़त्म हो गई। जैसे पहले थी BSNL, MTNL, अब उन्हें प्राइवेट सेक्टर में रिप्लेस कर दिया। तो ये 4 प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज़ पढ़नी है आपको यार। ओके, नेक्स्ट पर आ गया FDI, जब बाहर के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। इसका 3rd पैराग्राफ टिक कर रहा हूँ। FDI का मतलब कैपिटल इन आना इन अ नेशन बाय अनदर एंटरप्राइज जो डिफरेंट नेशन में है। क्यों? वो मेजॉरिटी स्टेक दूसरी कंपनी का ओन करना चाहते हैं या अपने काम को एक्सपेंड करना चाहते हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां FDI क्या है? प्रोहिबिटेड, बोथ अंडर द गवर्नमेंट रूट। व्हाट इज द गवर्नमेंट रूट? गवर्नमेंट से पूछ के भी नहीं कर सकते आप। 2 टाइप के रूट होते हैं फॉर इंडिया, बाहर वाले लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने के। एक होता है आपका गवर्नमेंट रूट, जहाँ पे आप गवर्नमेंट अथॉरिटीज से पूछ लो और इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक होता है ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कहता है कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ FDI बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, चाहे वो गवर्नमेंट रूट हो चाहे वो ऑटोमेटिक रूट हो। ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं? एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, चिट फंड, निधि कंपनी। एग्रीकल्चर में एक्सक्लूडिंग, मतलब यहाँ कर सकते हो, इनको छोड़ के यहाँ कर सकते हो। प्लांटेशन में अदर देन टी प्लांटेशन। ऐसे ये 9 की 9 पढ़नी है आपको, 9 की 9 पढ़नी है कि कहाँ पे FDI क्या है? प्रोहिबिटेड है। आराम से पढ़ना पॉइंट नंबर 6 को, जहाँ लिखा है एग्रीकल्चर में नहीं कर सकते, एक्सक्लूडिंग। फ्लोरिकल्चर में कर सकते हैं,
हॉर्टिकल्चर में कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स में कर सकते हैं, प्लांटेशन में नहीं कर सकते, हाँ टी प्लांटेशन में कर सकते हैं। तो सही से पढ़ना, तो 9 के 9 पॉइंट पढ़ने हैं कि कहाँ कहाँ पे एफडीआई आप नहीं कर सकते, जो एफडीआई प्रोहिबिटेड है वो कहाँ कहाँ पे है। एक होता है गवर्नमेंट रूट, जहाँ आपको गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से पूछना है। ऑटोमेटिक रूट में किसी पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पैसे डाल सकते हो। हाँ, पर फेमा एक्ट को सब कुछ कंप्लाई करना है। जब भी फॉरेन करेंसी की बात होगी तो फेमा एक्ट को कंप्लाई करना मैंडेटरी है, पता। तो किसी पूछने की जरूरत नहीं है उसको। निधि कंपनी क्या होती है अभी हम पढ़ेंगे, निधि कंपनी एक्ट के अंदर, तो आप समझ जाओगे निधि कंपनी होती है। और समझाऊंगा कि निधि कंपनी क्या होती है, चैरिटी वाली। अभी वहाँ करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये मेरी लास्ट क्लास होती है। मैं जहाँ समझाऊंगा आपको निधि कंपनी वगैरह क्या हो, पता। ये भी कोर्स का पार्ट है। नेक्स्ट आ गया FII स्टैंड फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बस इतना, जो बाहर के इंस्टीट्यूशन इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर के बैंक, खाली नाम टिक करना बस। एफडीआई में इंडिविजुअल इन्वेस्ट करता है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होगा जैसे बाहर का ICICI बैंक हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करे। बाहर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनीज हैं, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया अब्रॉड, हम भी बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं। इसमें कुछ मत टिक करो, खाली फुल फॉर्म बहुत है। ओके, डन। इस चैप्टर को भी डन करना, ठीक है। तो 3 चैप्टर आपके यहाँ कंप्लीट होते हैं, 4th, 5th और 6th। कल होगा आपका 1st, 2nd और 3rd।